Morning students. Now it is the second part of the eve of independence. In the first topic we have already discussed about the condition of Indian agriculture. But in this topic we will discuss about the industrial sector during the British rule. Industrial sector. What was the main feature of India's industrial sector on the eve of independence? The first is the British followed a policy of deindustrialization in India. Their aim was to use India as a market for their finished good and the source of raw material to feed their industries. मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को ऑप्ट किया. उन्होंने धीरे धीरे जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया. उनका मेन एम क्या था कि वो इंडिया को जो है एक फिनिश गुड की मार्केट बनाकर छोड़ दें और वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिया से जो है रॉ मटेरियल ले जाएं. द इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन. इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स, हैंडमेड वर्क जो था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है फेमस था. लेकिन ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे क्या किया, इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया. द इंडियन कोस्ट लॉस्ट देयर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड. उन्होंने इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल डिमांड भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई. ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ वर वेरी लो. उस टाइम बहुत ब्लीक ग्रोथ थी, बहुत स्लो ग्रोथ थी जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का. द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स. पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत लिमिटेड था. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज डिडंट कम अप इन इंडिया. वी हैड टू इम्पोर्ट ऑल द मशीन एंड टूल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़. हम लोगों को दूसरी कंट्रीज़ से जो हैं क्या करने पड़ते थे, जितनी भी मशीनें थी, टूल्स थी, वो क्या करने पड़ते थे, इम्पोर्ट करने पड़ते थे. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. कौन से मेन फैक्टर्स से इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डेक्लाइन करने के लिए? द फर्स्ट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसी बनाई थी, टैरिफ पॉलिसी बनाई थी, वो बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स. जब भी इंडियन जो है एक्सपोर्ट करते थे तो उनके ऊपर वो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे. और जो रॉ मटेरियल जो वो इम्पोर्ट करते थे, द रॉ मटेरियल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ड्यूटी. और जो वो इम्पोर्ट करते थे उनके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होता था. सेकेंडली, जो भी इंडियंस जो है एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को, वो उस टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते थे. क्यों होते थे? क्योंकि उस रॉ मटेरियल को तो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज़ करती थी. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट अलाउड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन गुड्स इनटू इंडिया. बाहर से जो भी गुड आ रहा है, बेसिकली ब्रिटेन से आ रहा है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी. एज अ रिज़ल्ट जो बाहर का गुड था वो सस्ता हो गया था और डोमेस्टिक गुड क्या हो गया था, महंगा. तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई. सेकेंड, कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स. ब्रिटिश गुड से जो है कॉम्पिटिशन होने लगा था. लो कॉस्ट एंड बेटर फिनिश्ड ब्रिटिश गुड वर इम्पोर्टेड टू इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल. सो आवर गुड फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. क्योंकि ब्रिटेन का जो गुड होता था वो मशीनरी से बनकर आता था, चीप होता था, बेटर होता था क्वालिटी वाइज. तो जिससे क्या हुआ, इंडियन गुड की मार्केट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई. लॉस ऑफ इंटरनेशनल डिमांड. यूरोपियन कंट्री में जो है इंडियन गुड्स की मार्केट को जो है धीरे धीरे रोक दिया गया. ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो इंडियन गुड्स पे लगा दी, जिससे क्या हुआ कि हमारे गुड्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ख़त्म हो गए. न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड. जो मिडिल क्लास थी अब वो वेस्टर्न कल्चर को ऑप्ट कर रही थी. जब वो वेस्टर्न कल्चर को ऑप्ट कर रही थी तो नेचुरली वो ब्रिटिश गुड के फेवर में थी. नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर. उसका मेन बेनिफिट वो जो है खुद उठाना चाहते थे, क्योंकि कोस्टल एरिया पे जो सामान आता था वाटर बॉडीज़ के द्वारा, वो उसको जो है पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलेट करना चाहते थे इंटीरियर पार्ट्स में, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे के नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया. फॉरेन ट्रेड. द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड मोनोपोली ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. मोर देन हाफ ऑफ आवर ट्रेड वॉज विद ब्रिटेन. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हमारी ट्रेडिंग जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सभी के साथ होती थी. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से उसने इंडिया के ट्रेड पर क्या कर लिया, मोनोपोली कर लिया. अब हम 50% तक की ट्रेडिंग जो है वो ब्रिटेन के साथ करते थे और अदर ट्रेडिंग पार्टनर जो थे वो हमारे चाइना, श्रीलंका और पर्सिया थे.
colonial period से पहले India was the major exporter of finished good. The British rule converted India to an exporter of raw material and importer of finished good. ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हम फिनिश गुड को भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन ब्रिटिश रूल ने क्या किया, इंडिया को रॉ मटेरियल की मार्केट बनाकर छोड़ दिया और इम्पोर्ट जो है वो फिनिश गुड का करते थे. इंडिया एक्सपोर्टेड मैनी प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, शुगर, इंडिको, जूट एट्सेट्रा. वो इम्पोर्टेड कॉटन, सिल्क एंड जूट क्लोथ एंड कैपिटल गुड्स. इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल, देयर वॉज एक्सपोर्ट सरप्लस. ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हमारा फॉरेन ट्रेड जो था, BOP जो था, वो क्या था, सरप्लस था. इंडियाज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारे फेवर में था. जो भी एक्सपोर्ट से सरप्लस पैसा आता था वो गोल्ड और सिल्वर के रूप में इंडिया नहीं आता था, उसका बेनिफिट इंडियंस को नहीं मिलता था. क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि जो सरप्लस पैसा आता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको अपने ऑफिस को सेट करने में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, वॉर एक्सपेंडिचर्स के लिए और इनविजिबल आइटम पर जो वो सर्विसेज को इंपोर्ट करती थी उसके ऊपर खर्च करती थी. नाउ द नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल. डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज अ स्टैटिकल डाटा विच शोज द बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट्सेट्रा. पॉपुलेशन सिचुएशन जो है वो ये बताती है कि हमारी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी. लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम था, मेल्स का 16% और फीमेल का केवल 7%, जो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को भी शो करता है. डेथ रेट बहुत हाई था, बर्थ रेट बहुत हाई था. द रीज़न इज़ हमारे पास जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो ना के बराबर थी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 218 पर 1000 था. बच्चे बहुत जल्दी 0 से 1 साल तक के मर जाते थे, जिसका मेन रीज़न क्या था कि उनकी माँ कमज़ोर थी. सेकेंडली उनके अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी रहती थी, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी थी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वाज अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी. ज़्यादातर लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते थे. द ग्रेट डिवाइड ईयर 1921 को जो है ग्रेट डिवाइड ईयर बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है कि 1921 से पहले जो है इंडिया की पॉपुलेशन फ्लैक्चुएट करती थी, कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, लेकिन 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन में कभी डिक्रीजमेंट नहीं हुआ, हमेशा इंक्रीज़ ही हुई है. सो 1921 इज़ कॉल्ड ग्रेट डिवाइड ईयर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. उनका कंट्रीब्यूशन बताया जाता है. 70 to 75% इंडिया की GDP जो है एग्रीकल्चर से मिलती थी. 10% जो है वर्कर सेकेंडरी सेक्टर में थे, एवं केवल 15 to 20% वर्कर जो है वो टर्शरी सेक्टर में, जिसमें ये शो होता है कि हमारी कंट्री जो थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी. इन मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल presidencies, the dependence of workers on primary sector was very low. In Odisha, Rajasthan and Punjab, dependence on worker in primary sector was very high, क्योंकि यहाँ पर agriculture activities ज़्यादा होती हैं. Occupational structure shows backwardness and unbalanced growth in different